हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन कंप्यूटर्स। आज का हमारा टॉपिक है एल्गोरिथम। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर हम एल्गोरिथम के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि हम एल्गोरिथम किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को कंसीडर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द वर्ड एल्गोरिथम मीन्स अ प्रोसेस और सेट ऑफ रूल्स to be followed in calculations or other problem solving operations. Therefore, algorithm refers to a set of rules, instructions that step by step define how a work is to be executed upon in order to get the expected results. Which means, algorithm का मतलब होता है कि किसी भी तरह की कैलकुलेशंस को या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी सेट ऑफ रूल्स हम अप्लाई करते हैं, हम फॉलो करते हैं, उसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। ओके, सो देयरफॉर एल्गोरिथम रेफर्स टू अ सेट ऑफ रूल्स। इसका मतलब एल्गोरिथम का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है सेट ऑफ रूल्स और इंस्ट्रक्शंस जिसके अंदर आप किस प्रोसीजर को डिफ़ाइन करते हैं, किसी भी काम को करने के लिए उसके स्टेप्स के प्रोसीजर को, उसके स्टेप के प्रोसेस को डिफ़ाइन करते हैं। और इसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में ये डिफ़ाइन किया जाता है कि आपका किसी भी तरह का कार्य जो है वो किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा और उसकी एग्जीक्यूशन के बाद उसको आपके जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट होंगे वो किस तरह से प्राप्त होंगे। यहाँ पर नीचे आप देख भी सकते हैं, हमने एल्गोरिथम को डिफ़ाइन किया है कि जब भी आप एल्गोरिथम बनाते हैं तो एल्गोरिथम बनाते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इनपुट में क्या लेना है। इसीलिए यहाँ पे हमने सबसे पहले यही मेंशन किया है, इनपुट। उसके बाद नेक्स्ट हमने एरो के ज़रिए डिफ़ाइन किया है set of rules to obtain the desired output from the given input, which means set of rules मतलब आपको किसी भी काम को करने के लिए रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उस रूल्स के अंडर ही आप अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। टू ऑब्टेन द डिज़ायर्ड आउटपुट, उसी के बेसिस पर आपको आउटपुट भी मिलेगी। और वो जो आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वो गिवन इनपुट के ऊपर डिपेंड करती है। और इसीलिए हमने यहाँ नेक्स्ट आगे एरो के ज़रिए मेंशन भी किया है कि आपको उसके बाद फिर क्या मिलेगी? आउटपुट। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने एल्गोरिथम की डेफिनेशन को अभी स्टडी किया, नेक्स्ट हम इसे एक एग्जांपल के ज़रिए और अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए आपको डिफाइन किया जा रहा है, वी कैन यूज़ फॉलोइंग स्टेप्स और एक्शंस टू रीच द ऑफिस बाय 10 AM, विच मीन्स मान लीजिए यदि आपको 10 बजे तक ऑफिस पहुँचना है तो 10 बजे तक ऑफिस पहुँचने के लिए ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं या ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपको करने पड़ेंगे। आपको इसके लिए क्या करना है? आपके दिमाग में सबसे पहले प्रॉब्लम आनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या आई? आपको 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना है। अब हम उसके लिए स्टेप डिफ़ाइन कर रहे हैं कि हमें करना क्या पड़ेगा। इसका मतलब है कि 10 बजे तक ऑफिस पहुंचने के लिए आपको एटलीस्ट सुबह 8 बजे तक उठना पड़ेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर पिक देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने यही मेंशन किया है दैट गेट अप एट 8 AM, ठीक है, विच मीन्स आपको 8 बजे तक, सुबह के 8 बजे तक उठना है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, टेक ब्रेकफास्ट एट 8:30 AM, और 8:30 बजे तक आपको अपना ब्रेकफास्ट ले लेना है। नेक्स्ट, बोर्ड बस एट 9 AM, 9 बजे तक आपको बस लेनी है। एंड द लास्ट स्टेप इज़ रीच ऑफिस एट 10 AM, और इस तरह से आप ठीक 10 बजे सही समय पर अपने ऑफिस में पहुंच जाएंगे। यही एल्गोरिथम होता है, विच मीन्स किसी भी तरह के कार्य को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने दिमाग में ये सोचना आना चाहिए कि उस कार्य को निश्चित रूप से पूरी तरह से पूरा करने के लिए आपको ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे होकर के गुजरना पड़ेगा ताकि आपका वो कार्य पूरी तरह से
सही हो पाए। ठीक है, तो अगर हमें 9 बजे तक या 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना है तो वो ये सारे स्टेप्स हैं जिनसे होकर के हम अपने ऑफिस ठीक 10 बजे पर पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे that in order for some instructions to be an algorithm it must have the following characteristics, which means कि किसी भी तरह की instructions को algorithm बनने के लिए उसके अंदर कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। सो हम नेक्स्ट algorithm की विशेषताओं के बारे में ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट मेंशन किया गया है वो इसकी विशेषता में आपको यही बताया गया है कि आपका एल्गोरिथम कैसा होना चाहिए। इट शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, विच मीन्स एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। जो भी एल्गोरिथम आप लिखने जा रहे हैं किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। ईच ऑफ इट्स स्टेप्स शुड बी क्लियर इन ऑल aspects and must lead to only one meaning। जैसा कि हमने आपको पीछे एग्जाम्पल में भी समझाया था कि मान लीजिए यदि आपको 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना है तो ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। तो वहाँ पर हमने देखा था कि हमें 8 बजे तक उठना है, 8:30 बजे तक अपने ब्रेकफास्ट को लेना है, 9 बजे तक हमें अपनी बस लेनी है और इस तरह से हम ठीक 10 बजे अपने ऑफिस पर पहुँच जाएंगे। सो ये सारे के सारे स्टेप बिल्कुल क्लियर और अनएम्बिगुअस हैं, बिल्कुल स्पष्ट हैं, कहीं पर किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। सो इसी तरह से आपको कभी भी अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके एल्गोरिथम के स्टेप्स को डिफाइन करना है तो वो स्टेप्स बिल्कुल क्लियर और अनएम्बिगुअस मीन्स स्पष्ट होने चाहिए। नेक्स्ट, जो आपके एल्गोरिथम होते हैं उसमें जो भी इनपुट आप दे रहे हैं दैट शुड बी वेल डिफाइंड। ओके, सो वेल डिफाइंड इनपुट्स, जब भी आप एल्गोरिथम लिखने जा रहे हैं तो उसके अंदर दी जाने वाली जो इनपुट है वो बिल्कुल वेल डिफाइन होनी चाहिए। इफ़ एन एल्गोरिथम सेज टू टेक इनपुट्स इट शुड बी वेल डिफाइंड इनपुट। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जब भी हम एल्गोरिथम जो है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर एल्गोरिथम लिखते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहला स्टेप क्या लेना पड़ता है, हमें इनपुट लेनी पड़ती है। ओके, सो जो भी इनपुट ले रहे हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सही इनपुट लेंगे तभी आपको सही प्रोसेसिंग भी अवेलेबल हो पाएगी और सही आउटपुट भी मिल पाएगी। नेक्स्ट, जो हमारे एल्गोरिथम का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है वेल डिफाइन आउटपुट। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था यदि आप सही इनपुट देंगे तभी तो आपको सही आउटपुट भी मिल पाएगी। सो वेल डिफाइन आउटपुट्स, द एल्गोरिथम मस्ट क्लियरली डिफाइन व्हाट आउटपुट विल बी yielded एंड इट शुड बी वेल डिफाइन एज वेल। सो विच मीन्स यदि आप सही इनपुट देंगे तभी आपको सही आउटपुट भी मिल पाएगी। सो नेक्स्ट है फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस का मतलब होता है द एल्गोरिथम मस्ट बी फाइनाइट, दैट इज इट शुड बी नॉट एंड अप इन एन इनफाइनाइट लूप्स और सिमिलर, विच मीन्स किसी भी तरह के एल्गोरिथम को जब आप लिख रहे हैं, स्टेप्स में डिफाइन कर रहे हो, विच मीन्स आपके दिमाग में सबसे पहले किसी भी काम को यदि आपको पूरा करना है तो प्रॉब्लम को आपको सोचना आना चाहिए। ठीक है, कि आपको उसको किस तरह से पूरा करना है। जब आपने उसको पूरा करने के लिए अपने दिमाग में एक इनपुट को असाइन कर लिया, ठीक है, आपने एक इनपुट ले ली, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको तभी ये पता चल पाएगा कि आपको कहाँ पर आकर के रुकना है। सो द एल्गोरिथम मस्ट बी फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब है कि आपने यदि किसी चीज़ को शुरू कर दिया है तो वो कहीं ना कहीं पर आकर के रुकनी भी चाहिए, उसी को फाइनाइटनेस बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ कंटिन्यूसली चली ही जा रही है। सो जैसा कि मान लीजिए अगर आप घर से चले हैं तो घर से चलने के बाद आपको आपकी डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए कि आपको पहुंचना कहाँ है। घर से निकलने का मतलब ये नहीं है कि आप कंटिन्यूसली चले ही जा रहे हैं। सो उसी तरह से जब हम सी के अंदर हमारे प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें फाइनाइटनेस का भी ध्यान रखा जाता है कि आपका जो भी प्रोग्राम आप बनाने जा रहे हैं वो फाइनाइट होना चाहिए, उसका एंड भी होना चाहिए। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे feasible. The algorithm must be simple, generic and practical such that it can be executed upon
will the available resources. It must not contain some future technology or anything. So ये तो हम बार बार हम आपको बता ही रहे हैं कि जब भी आप एल्गोरिथम बनाते हैं तो उसके अंदर जो भी स्टेप्स आप डिफाइन कर रहे हैं वो बहुत ही सिंपल होने चाहिए और प्रैक्टिकल होने चाहिए और so that it can be executed upon the available resources. So it's very obvious कि जब आप जो इनपुट आप मान लीजिए ना, आपने अपने दिमाग पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम सोची तो उस प्रॉब्लम को सोचने के लिए उसी के बेसिस पर तो आप इनपुट लेंगे और उसी के बेसिस पर आप प्रोसेसिंग भी करवाएंगे और उसी बेसिस पर आपको आउटपुट भी मिलेगी. तो सारे के सारे जो भी यहाँ पर आपके एल्गोरिथम की एग्जीक्यूशन हो रही है, जो आपको आउटपुट मिल रही है, वो किसके बेसिस पर मिल रही है? वो अवेलेबल रिसोर्सेज पर ही तो मिल रही है. ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे लैंग्वेज इंडिपेंडेंट. सो विच मीन्स लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, इसके यहाँ पर हेडिंग से ही क्लियर हो रहा है कि जो हमारे एल्गोरिथम होता है वो कैसा होता है, वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है. विच मीन्स इट डजेंट मैटर कि आप एल्गोरिथम को हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, आप किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन आपको बस एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि एल्गोरिथम बनाते समय आपको इनपुट जब भी आप ले रहे हैं वो सही लेनी है, क्योंकि सही इनपुट के बेसिस पर सही प्रोसेसिंग हो पाएगी और सही प्रोसेसिंग के बेसिस पर आपको सही आउटपुट भी मिल पाएगी. तो उसमें लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करता है. ओके, सो देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, द एल्गोरिथम डिज़ाइन मस्ट बी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट. ठीक है, दैट इज इट मस्ट बी जस्ट प्लेन इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी लैंग्वेज. आप इसको किसी भी लैंग्वेज पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड येट द आउटपुट विल बी सेम एज एक्सपेक्टेड. इट डजेंट मैटर. ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्टेप्स थे जो कि हमने एल्गोरिथम में स्टडी किए कि उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. विच मीन्स किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शंस को एल्गोरिथम बनने के लिए उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए. तो थोड़ा सा हम मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे. आपको क्या ध्यान रखना है, आपकी एल्गोरिथम क्लियर एंड अनएम्बिगुअस होनी चाहिए. आप जब भी एल्गोरिथम बना रहे हैं तो उसमें आपको वेल डिफाइंड इनपुट्स देनी है. ठीक है, आपको इनपुट का बहुत ध्यान रखना है कि आपको हमेशा सही इनपुट लेनी आनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, वेल डिफाइंड आउटपुट. इट्स ऑब्वियस, अगर आप सही इनपुट लेंगे तो आपको वेल डिफाइंड आउटपुट भी मिलेगी. फाइनाइटनेस, विच मीन्स जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं तो वो अगर आपने शुरू कर दिया तो वो कहीं ना कहीं पर ख़त्म भी होना चाहिए. ओके, फिजिबल, आपका जो एल्गोरिथम है वो बिल्कुल ही सिंपल, जेनरिक और प्रैक्टिकल होना चाहिए. नेक्स्ट द लास्ट पॉइंट इज लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, which means your algorithm can be implemented in any language. ठीक है, आप उसको किसी भी तरह की लैंग्वेज पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसी के बेसिस पर जैसा रिजल्ट आप चाहते हैं आपको वो प्राप्त भी होगा. सो यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमने आपको डिफाइन किया था पीछे कि किसी भी तरह की इंस्ट्रक्शन को एक एल्गोरिथम बनने के लिए जिन जिन स्टेप से होकर के गुजरना पड़ता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो हमने अपनी पिछली पिक के अंदर थोड़ा सा हमारे जो पिछले पॉइंट्स थे उनमें हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था. यहाँ पर हम एक छोटा सा और यहाँ पर एक कह सकते हैं कि हम एक प्रोग्राम ही ले रहे हैं जिसको कि हम एल्गोरिथम में स्टेप्स के माध्यम से डिफाइन कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है, राइट एल्गोरिथम टू ऐड 2 numbers एंड प्रिंट देयर सम. विच मीन्स आपको एक एल्गोरिथम लिखना है. ओके, क्या लिखना है? एक एल्गोरिथम लिखना है और वो एल्गोरिथम आपको किसके ऊपर लिखना है? 2 नंबर्स को ऐड करने के ऊपर जो है आपको एल्गोरिथम लिखना है और फिर आपको क्या करवाना है? उसके सम को प्रिंट करवाना है. सो स्टूडेंट्स, ये जो भी स्टेप्स हम यहाँ पर डिफाइन करवाने जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को समझना है कि ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है. आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट एल्गोरिथम. एक एल्गोरिथम लिखिए. वो एल्गोरिथम आपको किसके ऊपर लिखना है? टू ऐड 2 नंबर्स, जिसमें आपको क्या करना है? 2 नंबर्स को ऐड करना है और फिर क्या करना है? प्रिंट देयर सम. उनके सम को प्रिंट करवाना है. सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप उसका जवाब भी दे पाएंगे.
सो जब हमने यहाँ पर इस पूरे के पूरे सेंटेंस को यहाँ पे स्टडी किया तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि हमें एल्गोरिथम लिखना है। और एल्गोरिथम का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था सेट ऑफ रूल्स और इंस्ट्रक्शंस दैट इज डिफाइंड इन अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ओके, तो यहीं पर देख लीजिए, ये हमने सारे 1 2 3 4 एंड 5 6 7 तक क्या डिफाइन किए, ये सारे स्टेप्स ही तो हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने 2 नंबर को लेकर के एक एल्गोरिथम डिफाइन करना है। तो देखिए स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में एल्गोरिथम की जब भी हम शुरुआत करते हैं तो उसमें सबसे पहले उसकी जो शुरुआत होती है वो स्टार्ट से ही की जाती है। सो इसीलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन किया है स्टार्ट, मीन्स हमारा एल्गोरिथम यहाँ से शुरू हो रहा है। देन स्टेप नंबर 2, डिक्लेयर 3 इंटीजर वेरिएबल्स num1, num2 एंड num3। ठीक है, विच मीन्स अगर आपको 2 नंबर को जोड़ने के लिए, ठीक है, 2 नंबर को जोड़ने के लिए एल्गोरिथम को लिखना है, तो 2 नंबर को जोड़ने के एल्गोरिथम को लिखने के लिए आपको वेरिएबल्स कितने लेने पड़ेंगे। सो इसके लिए आपको वेरिएबल्स यहाँ पर कितने बोले हैं, 3 वेरिएबल्स बोले हैं। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए हमारे पास ये 2 नंबर हैं 2 + 2। ठीक है, हमें इसको क्या करना है, टोटल करना है। सो इट्स ऑब्वियस 2 + 2 कितना होगा, 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिक्लेयर 3 इंटीजर वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, 3 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। और वेरिएबल्स क्या होते हैं ये मैं आपको हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुकी हूँ। सो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो लेक्चर को प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, सो फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँगी। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज़ अ वैल्यू दैट इज़ प्लेस्ड इनसाइड द कंप्यूटर्स मेमोरी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम टिल द प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, विच मीन्स देखिए जैसे कि मुझे 2 + 2, ठीक है, इन 2 वैल्यूज़ को ऐड करना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ऐड 2 नंबर्स। तो अब हमें यहाँ पे वेरिएबल लेने हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, 2। हमने यहाँ पे कितने वेरिएबल लेने हैं, A, B और C। जो A, B और C मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। ओके, ये हमारे वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर हम num1, num2 और num3 की वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। और इसने यहाँ पर बोला है वेरिएबल तो लेने हैं, लेकिन कैसे लेने हैं, इंटीजर वेरिएबल। तो इंटीजर वेरिएबल क्या होते हैं, जो हमने यहाँ पे A, B और C लिया है, इसके आगे हम लिख देंगे इंट। ठीक है, इंट A, B और C। तो A, B और C कैसे वेरिएबल है, ये एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है पॉइंट नंबर 3, टेक द 3 नंबर्स टू बी एडेड एज इनपुट्स। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 नंबर लेने हैं टू बी एडेड एज इनपुट्स। किसके रूप में लेने हैं, इनपुट्स के रूप में लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल सम टू स्टोर द रिजल्टेंट सम ऑफ द 2 नंबर्स। तो डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल सम, विच मीन्स जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको C वेरिएबल बताया है, आप यहाँ पर C की जगह क्या ले सकते हैं, सम भी ले सकते हैं। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर C ही लेना है, आप यहाँ पर C की जगह क्या ले सकते हैं, सम भी ले सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका बोलने का मतलब ये है कि आपके जो 2 नंबर होंगे 2 + 2, ठीक है, ये 2 + 2 जो 2 वैल्यूज़ है, ये कहाँ पर जाकर के स्टोर हो जाएंगी, ये A और B नाम के वेरिएबल पर जाकर के स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, और फिर जब ये दोनों वैल्यूज़ A और B नाम के वेरिएबल पर जाकर के स्टोर हो जाएगी, तो इसकी जो फाइनल आउटपुट होगी, विच मीन्स 2 + 2 का टोटल कितना होगा, 4। तो वो जो आउटपुट होगी वो आपको कहाँ पर मिलेगी,
सम नाम के वेरिएबल के अंदर मिलेगी। ओके, सो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या डिफाइन किया है स्टेप नंबर 4 पे, डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल सम टू स्टोर द रिजल्टेड सम ऑफ द टू नंबर्स, विच मीन्स सम नाम के वेरिएबल पर दो जो हमारे वेरिएबल है ए और बी, इन दोनों वेरिएबल की जो टोटल आउटपुट होगी वो सम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 5, ऐड द टू नंबर्स एंड स्टोर द रिजल्ट इन द वेरिएबल सम, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सम, विच मीन्स अब हमें क्या करना है, अब हमें वेरिएबल सम जो हमारी फाइनल आउटपुट आई थी सम नाम के वेरिएबल पर, ठीक है, उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा देना है। एंड देन आपका जो लास्ट स्टेप है वो है आपका एंड, विच मीन्स हमने क्या बताया था, जब भी हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने स्टडी किया था ना कि उसमें फाइनाइटनेस होनी चाहिए। आपने कोई चीज़ शुरू की है तो वो चीज़ खत्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो ये हमारे कुछ स्टेप्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं किसी भी तरह की एल्गोरिथम को लिखने, किसी भी तरह की एल्गोरिथम को डिफाइन करते समय। सो सबसे पहले स्टार्ट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, डिक्लेयर 3 इंटीजर वेरिएबल num1, num2 एंड num3। एंड मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर num1 ही लेना है, आप सीधा num भी ले सकते हैं, ठीक है। आप num से पहले 1 नहीं लगा सकते हैं, ओके। आपको जैसे भी कन्वीनियंस लगे आप वैसे ले सकते हैं। आप नम की जगह नंबर 1 भी लिख सकते हैं, नंबर 2 भी लिख सकते हैं। आप नम लिखना चाहते हैं या कुछ और लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, लेकिन आप डिजिट पहले नहीं लगा सकते हैं, 1 नम नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। आप चाहें तो नम के बाद एक छोटा सा अंडरस्कोर साइन भी दे सकते हैं, जैसा कि देखिए ये आपने नम लिखा यहाँ पे, नम, ठीक है, और ये हमने छोटी सी लाइन लगाई है, ये बीच में, ये हमने बीच की लाइन नहीं दी है, हमने नीचे की तरफ लाइन मेंशन की है, इसको हम अंडरस्कोर साइन बोलते हैं। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो ये 1 है, ये 1 आप नम नाम के वर्ड से पहले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिजिट पहले कभी भी नहीं ली जाती है। सो ये हमारे कुछ स्टेप्स थे एंड आई होप सो आप सभी को समझ में आए होंगे। यदि फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो वो विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सभी को मेरा ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन मिलती रहे।